यूपीएससी 2026-27 में आप अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस एक वीडियो को एक बार देख लीजिए, पूरा अंतिम तक, बिल्कुल अंत तक देखो, हिम्मत लगा के देख लो। क्यों? ये तो सारी किताबें में परेशान होते रहते हैं हम, उतनी ही स्ट्रैटेजीज़ यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक बार सटीक रूप से सारे टॉप एजुकेटर्स का अपना अनुभव, अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, नए पैटर्न पर बिल्कुल फ्रेश तरीके से कैसे शुरू करें, हर एक सब्जेक्ट पे काम किया है, एमसीक्यूज़ को दिखाकर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कोई रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा अपने आप को समझ लो और शांति से इस वीडियो को देखो और देखो कि आपकी पूरी तैयारी एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती। जैसे कि मैं कहूँगा, मुझे मुन्नाल सर का काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ाया, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया। उसके अलावा मैंने कभी कोई एनसीईआरटी नहीं उठाई, कोई भी दूसरी बुक नहीं उठाई। सुदर्शन गुर्जर सर काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। Mrunal sir has been my core mentor for economy preparation. It was his video lectures that has helped me create a strong foundation for the economy. My experience with Unacademy has been very enriching. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम प्रोसेस में बिग एंड स्मॉल सब्जेक्ट्स मिला के अराउंड 18 to 20 सब्जेक्ट्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट फेसेस कि कैसे एक ही जगह पे सारे अच्छे रिसोर्सेज मिल सकें, अच्छे एजुकेटर्स से आपको एक्सेस मिल सके। आई थिंक दैट इज़ रियली द यूएसपी ऑफ अनअकैडमी। तीन सीरीज़ मैंने देखी है यूट्यूब पे एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प हुआ है मुझे उस वजह से। एंड जो करंट अफेयर्स है जोग्राफी रिलेटेड, आपकी वीडियो से सर काफ़ी हेल्प किया है मुझे। सबसे पहले तो थैंक यू सर कि हमेशा अपने YouTube पे मैं देखता था और आज आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका आपने दिया है। खाली है तो रखा का है? आता जा रहा है। जी नमस्कार मित्रों। तो 2026 यूपीएससी के लिए अपनी रणनीति देखिए। हर साल एग्जाम आता रहता है तो कुछ तो बातें शाश्वत हैं, एवरग्रीन हैं, जो बुनियादी सिद्धांत, जैसे फौज में भर्ती हो तो परेड करना तो सीखना ही है। बाकी अब ड्रोन मिसाइल चलाना है, टैंक चलाना है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी रणनीति है, जो शाश्वत है, एवरग्रीन है, वो तो यही है भाई। एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर आप एडवांस बुक्स पढ़ते हैं, उसके ऊपर करंट इश्यूज देखते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं, मॉक्स लगाते हैं। ये सही तरीका है। अब इसके आगे पीछे जितनी चिकनी चुपड़ी बातें करें और वो सब में जोखिम है। पहले कि क्योंकि यूपीएससी के अंदर सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो जो सुदर्शन सर हमेशा बताते हैं रेनबो नहीं बनाना है। सर ये रेनबो क्या है? सर रेनबो ये है, अक्सर कई ऐसे संस्थाओं में मतलब ये होता है कि सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने में आज पॉलिटी पढ़ा दिया, टाइम टेबल बनता है बेसिकली स्कूल जैसा। जी कि आज पॉलिटी वाले टीचर आएंगे पढ़ाएंगे, कल हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में आपको साइंस टेक वाली क्लास रहेगी, फिर करंट अफेयर्स रहेगा। मतलब पूरे हफ्ते भर में क्लास होती है, पर हफ्ते भर में हर दिन नया सब्जेक्ट होता है। एज अ लर्नर मैं आपको कहता हूँ, आप पहला दिन है, आपको मतलब तैयारी शुरू कर रहे हो। अब आज पॉलिटी पढ़ ली, चलो ठीक है, कल अचानक हिस्ट्री आ जाएगा, फिर इकोनॉमी आ जाएगा। मतलब ये पॉलिटी हो सकता है 5 दिन बाद दोबारा सब्जेक्ट हो, 5 दिन बाद है, जब तक तो तुम पहली क्लास भूल जाओगे। बट इस पैटर्न पे हम नहीं चलते हैं। हमारा ये मानना है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद में हिस्ट्री और फिर आगे इन्वायरमेंट वगैरह, तो ये सब्जेक्ट आपको एक बार में ही ठीक से अच्छे से करने होंगे। तो अनअकैडमी के जो कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं या जो हम सर वगैरह सलाह देते हैं वो ये देते हैं, एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट उठाओ। मान लो आपने इकोनॉमी पॉलिटी उठा लिया, पॉलिटी ज्योग्राफी, तो उसको चलने दो, 1.5-2 महीने कंटिन्यू उसको कंप्लीट करो। तो जो बैचेस कोर्सेज होते हैं वो इस तरह से ही डिज़ाइन होते हैं। आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें तो ऐसे करें कि 2 सब्जेक्ट चुन लें कि भाई मैं तो जो है ज्योग्राफी कर लेता हूँ और उसके बाद में पॉलिटी, इकोनॉमी या जैसा भी कॉम्बिनेशन, पहले ये करने हैं। क्यों? अगर ये होंगे तो ही अगले हो भी पाएंगे। ज्योग्राफी समझ नहीं आए तो इन्वायरमेंट कैसे कनेक्ट करोगे? तो रेनबो पैटर्न ना अपनाएं। आप कभी भी कहीं से भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी पढ़ें, बट ये ध्यान रहे नहीं तो आपका साल भर आपका आधा टुकड़ों में पढ़ते रहोगे। यस सर। तो ये सबसे पहली बुनियादी चीज़ है कि हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट किया, उसके बाद एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री, तो जो प्राचीन, मध्यकालीन, अर्वाचीन, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट, पॉलिटी पढ़ा, उसके बाद गवर्नेंस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, वो आपको और अच्छे से समझ पाएंगे। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट। डे 1 से मतलब करंट अफेयर्स में करने बैठूँ वो सब आप ना करें। दूसरा कि अगर आप ये सोचते हैं 100% इंटरनेट और उससे काम हो जाएगा या 100% फुल कोचिंग से काम हो जाएगा, ऐसा ब्लैक एंड वाइट सब नहीं है। हमेशा मध्यम मार्ग होता है कि आपको
कुछ जगह पर ज़रूरत पड़े, कुछ जगह आप सेल्फ स्टडी कर सके, कुछ जगह और खुद से उसे पॉलिश करना पड़े, तो मध्यम मार्ग अपनाना है। सर ये जो आजकल ये भी सवाल रहती है कि यूट्यूब से सब कर लूँगा, तो क्या आप सोचते हैं? सर क्या है ना कि सबको पता है इस समय कि हर कोई बच्चा जो है उसको चाहिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी देख रहा है, या मान लो उसको तैयारी में, तो अब उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देख के मेरी तैयारी हो जाएगी। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ये सब्जेक्ट वाइज सटीक तरीके से बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। शॉर्टकट मत अपनाओ। यूट्यूब पे चीज़ें तुम्हें कहने के लिए सब मिल जाएंगी, लेकिन सब बिखरी बिखरी हैं। और सर कहते हैं कि एक वीडियो देख रहे होते हैं और साइड में दूसरे लालच और मिलते हैं, उधर ध्यान भटक जाता है आपका। तो यूट्यूब से बहुत सोच समझ के आपको चीज़ों को स्वीकारना होगा। यस सर। और फिर मित्रों ये जो बात है कि सेल्फ स्टडी से भी कर लूँगा, पॉसिबल है, लेकिन आपको फिर अपना स्तर भी देखना है। जो थ्रू आउट ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, ब्राइट स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फुल टाइम वो प्रिपरेशन कर रहा है, फुल फैमिली सपोर्ट है, उसकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो अलग लेवल की होती है। आपकी क्या लेवल है उस हिसाब से आप डिसाइड करें। मतलब टॉपर्स के भरोसे वो कुछ भी कहे, मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था, सीसेट नहीं देखा था, उनके ज़माने में ट्रेंड अलग था, उनका खुद का बौद्धिक स्तर अलग है, वो आप उस पर ना लें। अब आगे हम बढ़ेंगे तो एक एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक ट्रेंड के हिसाब से नई रणनीति क्या होनी चाहिए वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से हम बता दें कि अगर आप 2026 की तैयारी करें, केवल 19,999 में यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन सब कुछ शामिल है, और उसमें अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन भी है। ये बिल्कुल लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अभी कल प्रीलिम्स हुआ, उसके उपलक्ष्य में ये प्राइस ड्रॉप किया है अनअकैडमी ने। नहीं तो यही सब्सक्रिप्शन बहुत काफ़ी मतलब इससे ज़्यादा प्राइस में मिलता है साल भर, बट इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई यहाँ वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर अच्छे से सारी चीज़ कवर होगी आपकी। यस सर। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा सर कि अनअकैडमी के पास अलग अलग अभी जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा जिसमें सारी चीज़ें हैं आपके लिए, क्लास वगैरह है, लाइव क्लास, सारी चीज़। लेकिन मुझे बोले सर नोट्स भी चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे जो है मेंटरशिप वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आइकॉनिक वगैरह भी आप लोग सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। यस सर। नीचे और सारी उसके लिंक ऊपर मिल भी जाएगी। आप ऑप्शनल भी उसमें लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ये यहाँ पर बात जीएस और सीसेट की है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके एडिशन में अब जब ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको लेना है तो उसे हम कहते हैं कॉम्बो फीचर, वो भी एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 27,999। अफोर्डेबल व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली ऑफलाइन। सर शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में कुछ सर इस बार अनयूजुअल पैटर्न आपको क्या दिखी? सर सबसे पहली चीज़, इनफैक्ट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की दोनों के भी मैं देखूँ तो एक नई चीज़ जो मतलब हमें दिखती है, अब लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चंस थे कि अब तक तो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आते थे, लेकिन क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे कि 3-3 स्टेटमेंट दे दिए। पहले तो तुम्हें तीनों को चेक भी करना है कि सही है कि गलत है, फिर उसमें से नीचे वाले जो 2 हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, पहले तो पूरा पैटर्न एक चेंज हो गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन आने लगे, बट आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। आप कोई नॉर्मल किताब पढ़ के, रैंडम वीडियो देख के, कि एक आधा वीडियो देख लिया, एक मैराथन देख लिया, नहीं बनेगा। आपको टीचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको साल भर मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप देखो। या तो आप अभी इस तरह के इमेजेस क्रिएट कर लो दिमाग में कि नहीं मैं तो सब कर लूँगा, सेल्फ कर लूँगा, थोड़ा यहाँ से पढ़ लूँगा, उनसे पढ़ लूँगा, इनसे पढ़ लूँगा, बट जीवन का सत्य ये है कि तुमसे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आपको लगातार साल भर मेहनत करनी होगी, बिना भटके एक जगह से भरोसा करके आप ठीक से पढ़ें। ये क्वेश्चन यही सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट दोनों चीज़ें हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा सर आगे। सर जैसे ये क्वेश्चन था कि साइबेरिया और अलास्का, अगर आपको इमेजिनेशन ही नहीं है, आप छोड़ो आगे के स्टेटमेंट। तो ये इमेजिनेशन का खेल है, मैपिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक है इसमें। ये जो साइबेरिया का रीजन और अलास्का का रीजन, अगर वो नहीं आएगा तो डेट लाइन का इमेजिनेशन ही नहीं होगा, क्वेश्चन कन्वर्ट ही नहीं होगा कि किधर दिन बढ़ रहा है, रात हो रही है, ऐसे। जी सर, ये पूरा कंसेप्ट के ऊपर आपको ले गया, लेकिन उसके लिए काफ़ी महारत आपको चाहिए। बिल्कुल। दूसरे सर प्रश्न में देख रहा था कि जैसे ये एक सर अब जैसे ये एनसीईआरटी का सवाल था, मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें दिखाता है कि एनसीईआरटी को हमें इतना जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी स्थिति में, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपने बहुत टॉपर से यहाँ वहाँ सुना होगा, लेकिन मैं जो नई चीज़ बताने वाला हूँ ये है, एनसीईआरटी पढ़ो तो खुद से पूछो कि तुमसे वो समझ आ रहा है कि नहीं, तुम्हें वो चीज़ आ रही कि नहीं, तुम उससे बात कर पा रहे हो कि नहीं। ये आइसोथर्म वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है रिसेंटली, ज़्यादा समय भी नहीं लिया इसने रिपीट होने में, तो आप अच्छे से एनसीईआरटी को आपको कवर करना होगा। देखो ना, मलोरका हो गया, नॉर्मैंडी हो गया, सार्डिनिया, किस लेवल के रीजन आ गए वर्ल्ड मैप में। तुम कहोगे न्यूज़ में, अरे साल भर पूरा वर्ल्ड मैप न्यूज़ में रहता है, मतलब आपको मैप की भी जानकारी बहुत डिटेल में चाहिए।
ये देखो मिजोर का मिनोर का, मतलब अच्छा खासा मैपिंग आपको चाहिए रहेगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन सर कन्वर्ट होंगे। और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी या कुछ है नहीं, ये तो सर की पूरी मैपिंग सीरीज चलती हाँ, है। मेरी फ्री क्लास डली हुई है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। यस सर। इसके बाद में सर एक लास्ट 1-2 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में मैं कह रहा था टीचर का सपोर्ट है, ये ज़रूरी है। आप मतलब पोरोसिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है, किसी रॉक के ग्रेन्स क्या होते हैं, ये किताब कई बार नहीं समझा पाएंगे आपको, वो लिखा है बस, क्रिएशन इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ क्लास में आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको डेफिनेटली अगर आपके पास समय है, आप सक्षम हैं, आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप सबसे पहले किसी टीचर के साथ ज़रूर संलग्न होकर बिल्कुल तैयारी शुरू करें। तो सर ओवरऑल अगर आप हम बता सकें कि क्या बुक लिस्ट और क्या चीज़ है इसमें, ध्यान रहे इस स्लाइड में अगर ये कलर आप देखेंगे तो ये पेड, मतलब इसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे NCERT 11-12 डायरेक्ट डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो मेरी किताब भी जो है फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उसके साथ भी आप पढ़ सकते हैं। NCERT इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी, ये फिजिकल की बात थी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए फ्री रिसोर्स NCERT हो गई। वर्ल्ड के लिए आप स्कूल एटलस, लेकिन वो खरीदना पड़ सकता है आपको, नहीं तो आप सीधी मेरी फ्री मैपिंग की सीरीज़ देखो, काम खत्म आपका। इसमें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्लेसेस इन न्यूज़ के वीडियोस में बनाई देता हूँ, तो करंट भी कवर हो जाएगा। उधर मेंस में अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल लेवल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको भाई अनुभवी शिक्षक से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मित्रों, जो NCERT तो है ही, लेकिन आप जानते हैं कुछ कंसेप्ट उसके ऊपर के लेवल के पूछे जाते हैं कि GC लियोंग देख लो, BR खुल्लर देख लो। तो आपकी मेहनत और वो इतने सारे समय संसाधन बचाने के लिए सर की जो भी क्लास नोट्स थी उसको कन्वर्ट करके ये फिजिकल ज्योग्राफी की सर ने बुक्स बनाई है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल है। सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? सर इसमें सबसे पहली चीज़ तो 3 खास बात है। सबसे पहले इंटरेक्टिव बनाई है, इसमें हर चीज़ डायग्राम के साथ प्रॉपर, वही कलरफुल डायग्राम, ताकि इमेजिनेशन हो सके। हर चैप्टर जब एंड हुआ है तो उसकी समरी, क्विक नोट्स, एग्जाम के टाइम पहले इतना समय नहीं होता है, तो आप 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, और फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अगर ये चीज़ मिल जाए, और फिर एक खास बात है, ये किताब बुक नहीं है मान के चलो, ये मेरी जो क्लासेस होती हैं उससे कनेक्टेड है एकदम। आप इसको पढ़ोगे तो क्लास याद आती जाएगी। तो मित्रों, ये तो ज्योग्राफी देखा, अब हम ये आपके रिसोर्सेज थे, सारी चीज़ें। जी सर, अब हम एनवायरनमेंट की तरफ चले तो सर उसमें क्या चले? सर एनवायरनमेंट का मतलब कल का भी अगर पेपर देखें तो मतलब मैं कहूँगा आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बेसिक्स एनवायरनमेंट के आने चाहिए। कल के पेपर को देख के कुछ लोग सर ये कह सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 6 के बारे में पूछा था, जो पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज था, कुछ बच्चे ज़रूर कहेंगे अरे ये तो करंट अफेयर्स का है, मुझे करंट अफेयर्स पढ़ लेना। लेकिन मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम्हें स्टैटिक भी पता होना चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पता होना चाहिए, तब तो आप ये मीटिंग्स को समझ पाओगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को समझ पाओगे। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। इसीलिए आप अपना स्टैटिक ज़रूर ठीक करें, तब जाकर ये करंट अफेयर्स, नहीं तो ऐसे सोचो महीने में 50 करंट अफेयर्स आते हैं, तुम समझोगे भी कैसे, पता ही नहीं चलेगा चीज़ें। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक ठीक करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओजोन वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए पता। मतलब एक पेपर को देख के जजमेंट मत बना लेना कि मेरी तैयारी में तो अब ऐसे ही करूँगा कि स्टैटिक तो दिखा नहीं मुझे इस बार, करंट दिखा तो मैं सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस करूँगा, तुमसे याद ही नहीं होगा वो करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें क्योंकि देखो ना सर, इसमें स्टेटमेंट 3 दे दिए, उसमें भी जो है फिर कनेक्शन बनाना वही वाले, तो इसमें कितनी क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। यस सर। हालांकि आपने अलग अलग सीरीज हाँ, ये मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपको इस पर टेंशन नहीं लेना। हर महीने मैं करंट अफेयर्स का वीडियो बना देता हूँ, इन्वायरमेंट का, ज्योग्राफी का, बस जाके इसको देखो आराम से, शांति से, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। अब बात करें जैसे ये, सर मैं चाहता हूँ आप इसको बोलें, क्योंकि ये कुछ अजीब सी स्पीशीज़ आती रहती हैं, तो क्या इसमें एक्चुअल में समय लगाना चाहिए बच्चों को? नहीं, इसका जब हम सर सोर्स मैपिंग करें तो एक तो ये पूरी चीज़ आप देख सकते हैं 2019 में द हिंदू में आया था। हाँ। और उसके बाद 2025 में इन्होंने पूछा है। 19 का 25 पूछ रहे हैं। अभी कुछ ऐसे होते हैं, मतलब जो भी टीचर्स या पुराने चावल टाइप के स्टूडेंट्स, कि उनमें रोमांटिसिज्म होता है कि मतलब 10 साल पुराना द हिंदू से पूछा है तो यूपीएससी कितना महान है। अब वो महान कैसे हुआ? 2 तरीके से। एक तो भाई गरीब आदमी इतना पुराना कहाँ देख सकता है, और जिसके पास संसाधन है वो भी क्या 10 साल पुराने माँ के पेट से ही द हिंदू पढ़ के आना शुरू करे। तो खैर सर, तो अब विद्यार्थी ये जानना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या बुक लिस्ट या चीज़ हो। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें वही मैं कह रहा हूँ, एक ऑरेंज आप देख लो, जो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा इसमें, और वाइट फ्री। सीधी सी बात है, आप अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो आप मेरी जो स्पेशल क्लास यूट्यूब सीरीज़ वगैरह है उसके माध्यम से एक जो मेन एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब मैपिंग से एंड कर सकते हैं अच्छे से आप लोग। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ आप पॉल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए NCERT क्लास 11 की केमिस्ट्री वगैरह का बेसिक साइंस यहाँ से ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। मैगजीन और न्यूज़पेपर्स करने ही करेंगे, ये पढ़ना ही पड़ेगा। स्टैटिक पोर्शन के लिए आप बायोलॉजी वगैरह की NCERTs वगैरह वहाँ लिखा हुआ है, या तो ये सब आप कर लो, मैनेज कर लो चीज़ें,
और मैं आपको बता दूं यूपीएससी में एक ही सब्जेक्ट नहीं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका है या तो आप मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को कर सकते हैं, या जो भी मेरी सीरीज़ जो आपको मिलती है उस पर आप थोड़ा सा रिलाय करें तो ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर हमने सुदर्शन सर से समझने की कोशिश की कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के अंदर प्रश्नों का क्या स्वरूप बदला है और उस हिसाब से तैयारी में क्या बदलाव होने चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब तक हमने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी को देखने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले शुरुआत करें थियरी से, तो जो भी CRR, SLR, रेपो, GDP, सेंसेक्स वगैरह हम देखते हैं। उसके बाद आप आएँ कि चलो भारत में क्या चला, तो आज़ादी के बाद के भारत में इकोनॉमी की क्या व्यवस्था थी, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, ये सब। उसके बाद 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद LPG रिफॉर्म्स लिए गए प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के समय में, वो क्या चला। देन सब प्राइम क्राइसिस 2007 में अमेरिका में होती है, और उसके बाद पूरे देश दुनिया में क्या समस्या आई, ऑल द वे अप टू मोदी सरकार आती है। मोदी सरकार आने के बाद नोटबंदी 2016 में, GST 2017 में, वो एक अलग इकोनॉमी की नीतियाँ रहती है। आखिर में कोरोना और उसके बाद की जो पूरी पैटर्न रही। इस बीच सरकारी योजनाएं, बिटकॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, UPI टेक्नोलॉजी, ये सब डेवलपमेंट, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल रिपोर्ट जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आदि आपको देखने होते हैं। इसको हालांकि मैं थोड़ा सेपरेट ऐसे पढ़ाता हूँ कि पिलर 1 से लेके 6, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, दूसरा पिलर बजट, टैक्सेशन, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड, चौथा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, GDP वगैरह, 5वां इंफ्रास्ट्रक्चर और छठा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 7वां पिलर बनाना हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बना सकते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में तकलीफ ये है कि पिछले 14 साल में सिर्फ 2 ही सवाल आए थे। अब ये जो लेटेस्ट पेपर रहा, इसका ये सब टॉपिक वाइज ब्रेकअप वगैरह वो अलग बात है। आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बुनियाद आपको मजबूत करनी है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो करीब 20 सवाल इकोनॉमी पर गवर्नमेंट स्कीम के थे, उसमें से करीब 13 हैं जो 100% एक्यूरेसी से आई एक्सपेक्ट कि जो सीरियस लर्नर है वो वहाँ पर टिक करके गए होंगे। बाकी 5 में उन्होंने 50-50 एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाई होंगी, और 2 ऐसे हैं जिसमें मतलब वो नहीं करने चाहिए, ऐसे बाहर के थे। ये तो मतलब कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट की पास मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके आसपास उसका परफॉर्मेंस हो, बाकी उससे कम भी थोड़ा परफॉर्मेंस हो तो भी कट ऑफ के आसपास पहुँचा जा सकता है। पैटर्न के हिसाब से मैं देखूँ, ट्रेंड ब्रेकर थोड़ा ऐसा था कि मैथ्स थोड़ा पूछ लिया, 3 स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग टाइप के सवाल जो पीछे हमने एनवायरनमेंट में भी देखे। बजट की यूजुअली कई साल ऐसे गए बजट का कुछ नहीं पूछा, कुछ साल 1-2 सवाल पूछे। इस बार ऐसे करीब 6-7 सवाल बजट से थे, हालांकि करंट अफेयर्स टाइप का नहीं था, वो सब कुछ थियरी फॉर्मूला पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल, बजट के अंदर हम पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तो उन्होंने काल्पनिक आंकड़े दिए और फिर कहा कि अब तुम कैलकुलेशन करो, जैसे CSET में होता है उस प्रकार से। तो आपको असल में तो पूछी फॉर्मूला, लेकिन आपको कैलकुलेट करने थे नंबर्स, तो थोड़ा अलग प्रकार का था। और इसमें भी ये जो फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, एक ही प्रकार के 2 सवाल उन्होंने पूछे। तो सर ये मुझे थोड़ा मतलब जब हम UPSC का पेपर देखते हैं हमें उम्मीद होती है कि जैसे एक ब्लॉकबस्टर मूवी में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, इमोशन, कॉमेडी सब कुछ होता है, तो विविधता होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही फॉर्मूला से 2 सवाल आ रहे हैं, मतलब जिसको पता है उसका दुगना हो गया, नहीं पता है वो वहीं पर ठहर गया। ऐसा ही जो हिस्ट्री में हम आगे अनुज सर से जानेंगे कि इतिहास, तो उसमें फ्रीडम स्ट्रगल के 8 सवाल और उसमें 5 ऐसे जो गांधी जी के साथ जुड़े, तो आपको पता है तो आप 5 गुने आगे बढ़ गए कंपेयर टू अदर्स। तो थोड़ी विविधता हो ऐसी मेरी उम्मीद थी। खैर, फिर कुछ शेयर बॉन्ड की बेसिक चीज़ें होती है जो सबको पता होती है। तकलीफ ये हुई कि उन्होंने असर्शन रीजनिंग में 3 स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स टाइप का किया। इसमें तकलीफ ये आती है कोचिंग वाले अलग दिशा में जाएंगे, विद्यार्थी टिक करके अलग दिशा में, और UPSC किस दिशा में जाएगी वो अगले साल पता चलेगा जब आंसर किया है। तो ये थोड़ा अपनी मेहनत को और स्ट्रेस को बढ़ाता है। बुक लिस्ट की मैं बात करूँ, देखिए NCERT की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है ये वाली, इसमें तकलीफ क्या है कि पढ़ने में थोड़ी कलिष्ट है। उससे बहुत ही आसान और फ्री ऑल्टरनेट में आपको बताऊं, महाराष्ट्र या तमिलनाडु की आप बुक्स पढ़े 11-12 की, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, और ये वाले चैप्टर्स आप उसमें देख ले अगर महाराष्ट्र की बुक डाउनलोड कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया पिछले 14 साल में मुश्किल से 2 सवाल आए, उसको आप लो प्रायोरिटी में रखें। अगर आप चाहें तो उसको ना भी पढ़ें, तो मतलब आपके ऊपर है आपको कितना रिस्क लेना है। रिसोर्सेज की मैं अगर बात करूँ इकोनॉमी में, तो एक तो मैंने आपको बताया NCERT मत देखो, बेटर होगा महाराष्ट्र की 11-12 की बुक्स देखो। करंट अफेयर्स की हम बात करें तो मेरी हर साल फ्री सीरीज चलती है, तो अगले साल आएगी विन 26 सीरीज, तो अलग से PIB, PT 725 ये सब में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो ईयर बुक आती है उसकी सब योजना वगैरह, हालांकि वो भी अनअकैडमी की तरफ से फ्री कंपाइलेशन बनाया गया है, तो बहुत लोड लेना है नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया कि वो एक तो पूछी 14 साल में करीब 1-2 बार ही पूछा है,
मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है, आपकी इच्छा हो आप देख सकते हैं। यहाँ पर येलो कलर में मार्क किया वो सब पेड चीज़ें हैं, वाइट कलर वाली फ्री में है। मेंस की बात करें, मेंस इकोनॉमी में एनसीईआरटी की क्लास 11 की इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, डाउनलोड करके सुकून से पढ़ें, वोकेबलरी ग्रामर इंप्रूव करता है। पिछले 3 से 5 साल की इकोनॉमिक सर्वे खुद से नहीं पढ़ने, उसकी समरी वगैरह मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन भाषा शुद्धि के लिए आप उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर एक चैप्टर का देखेंगे, इट विल हेल्प यू। ये सब कुछ हो जाए और फिर भी बचे कि हमें और करना है, या फिर कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मेंस में मार्क्स थोड़े कम पड़ रहे हैं पिछले अटेम्प्ट्स में, तो द हिंदू की बुक ऑफ एडिटोरियल्स आती है। अच्छी बात यह है कि अब उन्होंने हिंदी प्रकाशन भी उसका जारी किया है, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। इसके अलावा ये सब तो है ही, अपने कोर्सेज भी चलते हैं। अगर एनसीईआरटी से लेकर एडवांस चीज़ें, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको देखना हो तो मेरी इकोनॉमिक की बुक्स, मतलब जो मेरे क्लास नोट्स हैं उसी का ये प्रिंटेड स्वरूप है। इसमें एक खास विशेषता है कि सारा सब कलरफुल ग्राफिक्स माइंड मैप के साथ दिया है। दूसरी बड़ी खास बात है कि जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके नीचे मैंने PYQ दिए हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको दायरा पता चल जाए, वरना सर फालतू में PhD करने वो बैठ जाते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं क्यों है, तो तुरंत ही PYQ दिए हैं। इंडेक्स भी कॉम्प्रिहेंसिव है, जब आप सिर्फ इंडेक्स का रिवीजन करेंगे तब भी आपको बहुत सारा याद आ जाएगा। तो समझो एग्जाम की अगली रात पूरी किताब नहीं देखनी होती, यू सिंपली हैव टू डू। कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन होती है बहुत जाड़ी किताब है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब का विकल्प जो एक जगह पर आपको हो जाए, वरना आप समझो एनसीईआरटी में देखूंगा, उसके बाद में देखूंगा PT 70-75, उसके बाद योजनाओं के लिए मैं तीसरा देखूंगा, तो इससे तो जाड़ा ही हो जाना है। एनीवेज, सो दैट्स इकोनॉमी। कुछ और एडवांस बुक्स पर उसमें मतलब कॉस्ट बेनिफिट इतना अच्छा है नहीं, ये मेरी उसमें आपको सलाह है। दूसरा, कुछ बार ऐसी सर योजनाएं 1, 2 नहीं 5, 7, 10 साल के बाद पूछी जाती है, तो आप ऐसा मत करो नहीं इस साल नहीं पूछा तो आजीवन कभी नहीं पूछेंगे, ये सब आप यूट्यूब की स्ट्रैटेजी गेस्ट मास्टरगिरी में ना पढ़े। मेरे कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो हर साल प्रीलिम्स के लिए जो मेरा कोर्स चलता है, तो अब जो आएगा PCB 14, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पोस्ट कोरोना बैच नंबर 14, मतलब ऑफकोर्स अनअकैडमी के आरंभ बैच वगैरह के अंदर ही है वो चीज़, पर ये मेरा इंटरनल खुद को याद रहे कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ। तो कोरोना के बाद 14वीं बार में प्रीलिम्स का पढ़ाऊँगा, और मेंस के लिए QEP 6 आपका ये 14 है, तो ये 6ठे नंबर पर क्यों है, क्योंकि पहले मैं कंबाइन पढ़ाता था, फिर मैंने बाइफर्केट कर दिया ताकि प्रीलिम्स की अगली रात केवल प्रीलिम का हैंडआउट देखना है, मेंस की अगली रात केवल मेंस का हैंडआउट देखना है। और जिन लोगों ने एक बार ये कंप्लीट किया तो हर बार आपको कोर्स नहीं लेना है, फ्री में हर साल मेरे अपडेट्स आते रहते हैं, करंट अफेयर्स के विन 25-26 सीरीज़ ये सब चलते रहता है। तो ये हमने देखा इकोनॉमी। नाउ वी मूव टू पॉलिटी। हाँ तो मित्रों, अब तक हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की स्ट्रेटेजी, नया ट्रेंड थोड़ा देखा। नाउ आई रिक्वेस्ट सिद्धार्थ सर कि पॉलिटी गवर्नेंस में क्या रुख रहा। सर सबसे पहले तो अनयूजुअल आपको क्या लगा 2025 के पेपर में? सर जो सबसे इंटरेस्टिंग था, इनफैक्ट शॉकिंग था, इनफैक्ट हमारे लिए भी था और सबके लिए भी था, पहली बार मैंने ऐसे टेस्ट पेपर्स देखा जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, मतलब एग्जैक्ट ऐसे वो मान के चले थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही किताब बनी हुई है और इसी को ही पढ़ना है। ये आम तौर पे जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ होता है जो कि जजेस के एग्जाम देते हैं, या फिर जो लॉयर्स है जो फाइनली गो फॉर सम अदर डिस्ट्रिक्ट जजेस के एग्जाम। एंड इनफैक्ट ये वो वाला पॉइंट आ गया जब अब हम लोग इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ये गलतफहमी खत्म हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये गलतफहमी थी और है, और बहुत सारे टॉम डिक एंड हैरी जो एजुकेटर्स बने हुए हैं उन्होंने इसको फैलाया हुआ है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ये लक्ष्मीकांत के एग्जाम नहीं है, प्लीज टेक इट ऑन रिकॉर्ड, इसको लिख लो लाल कलर के पेन से दीवारों पे। ये लक्ष्मीकांत की एग्जाम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है, ये पॉलिटी की एग्जाम है। सो दिस इज वन शॉकिंग, in fact shocking and happy. I'm very happy about it because finally the men will be separated from the boys, the wheat will be separated from chaff. तो ये एक important point यहाँ पर हो गया। Second important was कि facts और जो concepts है वो intermingle हो गए। पहले से facts what, when, where, who अलग से पूछा जाता था और how and why अलग से पूछा जाता था। अब दोनों चीजें merge हो गई। सो आपको उसी क्वेश्चन में फैक्ट्स भी मालूम होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स भी मालूम होने चाहिए, विदाउट देम आप आंसर नहीं दे सकते। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि लक्ष्मीकांत की यूटिलिटी कम हो गई। इनफैक्ट ये कम वर्ड ठीक नहीं सर, ये बहुत कम हो गई। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ लक्ष्मीकांत एग्जाम नाउ, दिस इज अ कोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बेस्ड एग्जाम सर। जी सर, और विद्यार्थी मित्रों कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम इन चीज़ों को और जरा प्रैक्टिकली समझ सके। जी सर, ये पंचायत का सवाल। सर ये है
पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स, टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 years, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। तो मुझे ये आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मैं ढंग से पढ़ लूंगा तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की कंप्लीट डेफिनेशन है। आप कहां से पढ़ोगे और इसको अलग से फैक्ट से कैसे याद करोगे? क्या आप हमेशा यही याद करते रहोगे कि गवर्नर ने क्या अपॉइंट किया है, चीफ मिनिस्टर ने क्या अपॉइंट किया है? इफ यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 30 सेकेंड में आंसर होता है। एंड इफ यू डोंट नो द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट, आप इस पर 2 घंटा बैठ जाओ, देयर इज नो वे आंसरिंग दिस पार्ट। सो दिस इज अ वेकअप अलार्म, एवरीवन वेक अप। और यूपीएससी आमतौर पे जब कोई ट्रेंड चेंज करता है तो इट कंटिन्यूज फॉर अ वाइल। तो ये ट्रेंड आ गया है, नाउ यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस पार्ट। सो सर ये एग्जैक्टली द पॉइंट इन द केस है। अब जैसे ये क्वेश्चन है सर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी लिमिट सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू जानने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेरारीवलन केस में, राजीव गांधी असैसिनेशन केस में हुआ क्या था। आपको आर्टिकल 72, आर्टिकल 161 मालूम होना चाहिए। आपको मरूराम केस मालूम होना चाहिए। सर मैं यहां पर इतने कॉमनली बोले जा रहा हूं, इतना इजीली बोले जा रहा हूं, मुझे डर उन लोगों के लिए लग रहा है जो हल्के फुल्के एजुकेटर से पढ़ रहा है, उन्होंने ये नाम सुने भी नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, कि कौन मरूराम, कहीं वो कुछ और ही ना सोचने लग जाए। प्लीज याद रखना, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मरूराम केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था दैट पार्डनिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। फिर लिखा है प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं मुबारक करना चाहता हूं टू यूपीएससी एग्जाम सेटर कि उसने ये लाइन लिखनी स्टार्ट कर दी कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। बिकॉज अगर ऐसा ना होता तो पूरे जो इतने सारे लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स के साथ अपने आप को अपडेटेड रख रहे हैं, उनको अपना पूरा एफर्ट ही वेस्ट लगता, और जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। सो यू हैव टू नो कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट, नो कैन नॉट, बिकॉज इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सर 2-3 चीजें यहां पर मिक्स हो रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स हो रहा है, फैक्ट्स मिक्स हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो रहे हैं। यू कैन नॉट डू इट विदाउट एनीथिंग। लक्ष्मीकांत से पढ़ के कहां तक चले जाओगे? सॉरी, नॉट पॉसिबल। यस सर, ये फिर हाउस डिसोल्यूशन। On the dissolution of the House of the People, the Speaker cannot vacate his or her office before the first meeting of the House of People after the dissolution. So इस समय मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लूँ ना, मुझे ये देखने की चॉइस ही नहीं पड़े। मुझे ऐसा कई बार लग रहा है इस पूरे एग्जाम में कि कहीं एग्जामिनर ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को तो कॉपी पेस्ट करके चॉइसेस नहीं बना दिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली दोज वर्ड्स। According to the provisions, a member of the House of People on being elected shall resign. Exact words of concept. Speaker of the House of the People may be removed. सर मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग वर्ड बता रहा हूं कि जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, अगर ये ऑल द देन मेंबर्स कंप्लीटली टेक्निकल लैंग्वेज है, ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, बाकी सब जगह इफेक्टिव मेजोरिटीज या ऐसे कोई शब्द लिखे होते हैं। ये ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन है। इन अदर वर्ड्स, ये समय आ गया है दैट आप लोग भी जाग जाओ और देख लो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन खुद पढ़ना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज अनटिल अनलेस आप खुद ही लॉयर हो। तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए, लेकिन उसको इतना सिंप्लीफाई कर दे कि आपको वो समझ में भी आ जाए, लेकिन जब एग्जाम में आए तो आप एग्जैक्ट वर्ड्स को देखकर आंसर दे पाओ। सो दिस इज अनदर केस इन द पॉइंट सर। यस सर, फिर ये अब ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इज इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल। सर उन्होंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा 10th शेड्यूल से निकाला, इसको पार्ट को बदल दिया। ये एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यहां पर लिखा होना चाहिए था द स्पीकर फाइनल अथॉरिटी इज दैट ऑफ द स्पीकर। अब इंटरेस्टिंग बात देखते हैं सर, there is no mention of the word political party in the Constitution of India। जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। तो मैं आप सब लोगों को एक होमवर्क दे देता हूं कि आप लोग 2025 का यूपीएससी सीएससी का टेस्ट पेपर देखो और हर क्वेश्चन में मुझे देखना, इनफैक्ट मुझे गिन के बताना कि कौन से क्वेश्चन में एग्जैक्ट यही पूछा हुआ है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कितने क्वेश्चन है मैं ये नहीं करूंगा, तुम ही करके कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा कि कहां पर एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। यू विल गेट द पॉइंट जो मैं तुम्हें क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहा हूं।
कि द एग्जाम हैज चेंज, यू शुड चेंज इफ यू वांट टू पास दिस एग्जाम। सर यस सर। फिर ये अब सर इसमें भी वही क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से क्या लिखा है, एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं एक ही बात को भी बार बार भी बोलूंगा तो मेरे ख्याल से द एंटायर मिशन इज देयर। जिसको पता है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, उसको पता है, नहीं पता तो क्या वहां पे बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करने वाले हो नहीं। सो दिस एग्जाम हैज चेंज सर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये चैलेंज भी है एंड दिस इज अ गुड थिंग सर। तो सर ये सब देखते हुए अब क्या बुक लिस्ट आप रेकमेंड करना चाहेंगे? कुछ बुक्स तो हमारे वो बेसिक्स ही है जो चल रही है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, बट स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इट एज इफ इट इज अ क्रच जिसको आप आप उसी बैसाखी पर चल पाओगे, वो दिन चले गए। एक और बुक है विच इज माई ओन ऑथर्ड बुक विच इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने ऑथर किया है, मैंने ही लिखा है, और इस बुक का फायदा ये है कि मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट्स को सिंपल वर्ड्स में डाला है। एक बार आप उसे पढ़ के देखिए, यू विल फाइंड इट वेरी एडवांटेजेस एंड ऑफ कोर्स द फाउंडेशन ऑफ दिस एंटायर सब्जेक्ट एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर कौन से ईयर का पढ़ना होता है। द पॉइंट है कि 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी तुम्हारी क्लियरली हो जानी चाहिए। उसको समझने के लिए यू कैन गो डाउन एज मच। इंडिया ईयर बुक, पीआईबी, गवर्नेंस डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लॉ स्कीम्स, ये अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना होगा। यू विल हैव टू समराइज एंड यू हैव टू कनेक्ट इट टू योर कोर सब्जेक्ट एंड ऑब्वियसली द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जो कि मेंस में काम आएगा। सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक जो मैं आज सर अगर आप थोड़ा सा पीछे करेंगे, मैं सबको चाहूंगा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट या तो पीडीएफ या फिर बुक के फॉर्म में अपने पास रखिए एंड धीरे 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 मैं ही तुमको उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा ताकि तुमको एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए। खुद करने की कोशिश शायद मुश्किल होगी। सर आपके आने वाले कुछ कोर्सेज के बारे में आप बता सके इसके बारे में? सर मेरे अभी ब्रांड न्यू कोर्सेज आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है। इट इज एब्सोल्युटली फ्रेश और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल ए टू जी, कुछ भी नहीं आता, मोस्ट वेलकम, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ए से स्टार्ट करूंगा, जी तक लेकर चले जाऊंगा। ऑल्सो मैं यहां पर इसको एसिमुलेट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेज बाय पेज करने के लिए, ताकि वी विल फोकस ऑन एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 26 एंड 27। ग्रेजुअली जाएंगे, स्लो जाएंगे, कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन जब होगा तो एब्सोल्युटली तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। तो मित्रों हमने सर से समझने की कोशिश की कि पॉलिटी गवर्नेंस में क्या रुख होना चाहिए। तो मित्रों हम लोग 2026 प्रीलिम के लिए रणनीति बना रहे थे। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी ये देख लिया। अब हम समझेंगे हिस्ट्री, उसके बाद आईआर, करंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सीसेट, ऑप्शनल, सबकी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री में हम जानते हैं अनुज गर्ग सर से। सर एक तो पेपर का क्या ट्रेंड रहा, कितना पहले जैसा है, कितना नया बदलाव आया? सर पेपर के ट्रेंड में ये रहा कि पहले हिस्ट्री के तुलनात्मक रूप से पिछले 2-3 साल में कम क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे 14 के आसपास आते थे। इस बार बड़े क्वेश्चंस, और इस बार मॉडर्न से काफ़ी सवाल रहे सर। पिछली बार अगर देखें तो पिछले 3-4 साल से केवल 3-4 क्वेश्चन ही आ रहे थे। इस बार मॉडर्न में ज़्यादा रहे। अब मिडीवल में सर एक खास बात यह है कि अगर हम एनालिसिस करें तो लगातार 3-4 क्वेश्चंस मिडीवल से आ रहे थे, तो मिडीवल की तरफ उनका वेटेज बढ़ गया था। लेकिन जो सीख लेने लायक बात है वो ये है कि आज मॉडर्न 8 है तो कल मॉडर्न 4 और मिडीवल 4 हो सकता है, या मिडीवल 8 और मॉडर्न 2 हो सकता है। तो हर एक विषय को अपन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। मतलब ये पैटर्न जो है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, आप उनको अच्छी तरह से एनालाइज करो, लेकिन ये मान के मत चलो कि एक बार एक पैटर्न पे यूपीएससी चल रहा है इस ब्रेकअप के साथ में तो हमेशा इसी ब्रेकअप पे चलेगा और मिडीवल इंपॉर्टेंट नहीं है या मॉडर्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले सालों के पेपर देखोगे तो हमेशा एक ही चीज़ देखोगे, यूपीएस से हमेशा अपना पैटर्न बदलता रहता है, तो ये अपन को ध्यान रखना होता है। जी सर, तो मतलब ओवरऑल थीम्स क्या रहे? ओवरऑल थीम ये रही सर कि इस बार 8 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री में से, उसमें से 5 तो महात्मा गांधी के ऊपर ही बेस्ड थे। 3 क्वेश्चन अगर देखें तो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थे, जिसमें एक चोरी चोरा कांड था, वो भी असहयोग आंदोलन का ही पार्ट है। फिर राजा राम मोहन रॉय, तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहे। भले आप पेरियार नायकर की बात कर लो, भले आप बात कर लो जो है मदन मोहन मालवीय की, जिनके ऊपर चोरी चोरा कांड से रिलेटेड आया। पर्सनैलिटी बेस्ड ज़्यादा थे सर और डुएबल थे। अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी डांस सिंगल का क्वेश्चन आया कि किससे बनी थी, तो ब्रोंज से बनी थी। अब उसको कहा ही ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। एक थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था सर,
पाइनएप्पल से रिलेटेड, गुआवा से रिलेटेड। जी सर, तो वो भी हम आगे देखेंगे सर। पहले कुछ आप बता सके ये। सर इसमें मैं एक सीख ये देना चाहूँगा, हालांकि उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो पेरियार नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। अब सर इसमें थीम ये है कि जैसे अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को अप्रोच करते हो ना, तब ये बात ध्यान में रख के चलो कि डिकेड बाय डिकेड अपना अप्रोच रखो। हर दशक में क्या हो रहा है, जैसे 1920 से 30 के दशक में कैसे इंडियन नेशनलिज्म इंक्लूसिव हो रहा है, समावेशी हो रहा है। अब आप देखोगे तो किसानों की बात करो तो 1922 का भले वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रहा हो या 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहा हो, किसानों की बहुत ज्यादा भागीदारी थी इसमें। तो ऐसे इंक्लूसिव हुआ 20 से 30 के बीच में नेशनल मूवमेंट। फिर अगर अपन बात करें महिलाओं की, दोनों आंदोलनों में महिलाओं का भी बहुत पार्टिसिपेशन था, तो ऐसे और समावेशी हुआ नेशनलिज्म, लोग जुड़ते चले गए और आज़ादी उससे ही मिलेगी जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। फिर 1920 से 30 के बीच में निम्न वर्ग को लेके, लोअर क्लास को लेके, तो गांधी जी ने भी प्रयास करे, हरिजन अपलिफ्टमेंट का कार्यक्रम चलाया उन्होंने। फिर अंबेडकर जी ने भी प्रयास किए काफ़ी सारे, पेरियार नायकर हों, श्री नारायण गुरु हों, के केलप्पन हों, वाइकॉम सत्याग्रह हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो। तो डिकेड बाय डिकेड अप्रोच में क्या फायदा होगा कि इस बार यूपीएससी ने मान लीजिए पेरियार नायकर के बारे में पूछा है, अगली बार हो सकता है श्री नारायण गुरु के बारे में पूछ ले, हो सकता है के केलप्पन जिनको केरला का गांधी कहा जाता है उनके बारे में पूछ ले। अब लोअर क्लासेस 1920 से लेके 30 के बीच में अपन ने एक थीम बना ली कि लोअर क्लासेस जुड़ रही है, और इस थीम पे अपन ने एक एक पॉइंट को पढ़ लिया, तो यहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और जो हिस्ट्री एक लगता है कि फैक्ट फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट है सर, वो चीज इस तरह से आसान हो सकती है। जी, मतलब स्टेक होल्डर्स के रूप में, थीम्स के रूप में आपको उसको देखना जी चाहिए। सर। अच्छा सर, ये जो गुआवा पाइनएप्पल का था, वो प्रश्न में क्या जटिलता आ गई? सर उसमें यह था कि यूपीएससी ने पहले भी पूछा है कि कौन से यूरोपियों का क्या इंट्रोडक्शन भारत में रहा। ये वाला थोड़ा इस बार डिफिकल्ट पूछ लिया, इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में ही रखेंगे। और वो पूछ लेता है कभी कभी, जैसे एक बार पूछा था कि गोवा दीव को किसने सरेंडर किया, तो उसका आंसर था बहादुर जो है शाह, उसका आंसर था। तो इस प्रकार के डिफिकल्ट पूछ लेता है। अब एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पाइनएप्पल एंड पपाया दो हाँ, दिया है। पाइनएप्पल पपाया है, टोमेटो पोटैटो है, तोबे को भी यही लोग लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस जनरली बच्चों को पता होता है। लेकिन सर ये डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था, तो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी कुछ स्टैंडर्ड किताबों की तरफ जाना पड़ेगा, जिस तरह का यूपीएससी का पेपर का स्तर बढ़ रहा है सर। यस सर। फिर ये सर तो सीधा ही प्रश्न था शायद डांसिंग गर्ल के बारे में। हाँ हाँ, अच्छी बात ये थी सर कि काफ़ी सारे जो प्रश्न इस बार बने उसमें से डुएबल प्रश्न भी थे, लेकिन वो तभी होगा, जैसे सुदर्शन सर भी कह रहे थे ना, एक बार आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, एक बार आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना पड़ेगी, तो इस तरह के प्रश्नों को भी तब सॉल्व किया जा सकता है सर। तो ओवरऑल सर हम अगर फिर से रिविजिट करें, ये जो प्रश्न आए तो उसमें अप्रोक्सीमेटली कितने इजी थे, कितने टफ थे, और आगे क्या बुक लिस्ट और रणनीति होनी चाहिए? सर जैसे मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा, तो 8 क्वेश्चंस में से 5 तो स्पेक्ट्रम से आए थे, और जो वो 3 जैसे अभी अपन ने एनसीईआरटी को देखा, वो टोमेटो पपाया और पाइनएप्पल वाला, वो तो एनसीईआरटी में भी नहीं है ना, वो इसमें है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर आप मेजरली स्पेक्ट्रम कवर करोगे आधुनिक भारत के इतिहास के लिए तो वो सफिशिएंट रहेगी। आर्ट एंड कल्चर, अब मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि इस बार आर्ट एंड कल्चर से 1 है, अगली बार मॉडर्न से 5 और यहाँ पे 3 हो सकते हैं, तो कवर अपन को अच्छे से करना है। और मिडिवल और एंशिएंट की जहाँ तक बात है सर, अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ोगे रेदर देन स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी को भी कवर करने से प्राचीन और मध्यकालीन अच्छे से कवर हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर हिस्ट्री आर्ट कल्चर के बारे में क्या ट्रेंड रहा, क्या रणनीति होनी चाहिए, अनुज सर ने हमें अच्छे से बताया। इसके बाद के आगे मुद्दे हम देखते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स आदि में अपनी क्या रणनीति होनी चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या रहा। साइंस टेक्नोलॉजी में मित्रों आप जानते हैं, एक तो होता है कि बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, इसमें आप ये तराजू में आप देख सकते हैं कि कम वजन रहा उसका, कि वायरस के बारे में कुछ पूछा, आर्टिफिशियल रेन के बारे में पूछा, तो सवाल कम थे। एनसीईआरटी 11-12 आप पढ़ के जाएँ तो आपको उसमें मदद मिलती है। यस, ऑन दी ऑपोजिट साइड आप तराजू में इस तरफ देखिए कि ज़्यादा वजन है साइंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स का, और वो भी ऐसे हैं कि वो मोस्टली द हिंदू से उठाए हैं। अब आप जैसे ही द हिंदू का नाम लेते हैं तो हिंदी, गुजराती, मराठी आदि माध्यम के विद्यार्थी थोड़े मज़ा नहीं आएगा, या उनको ऐसा लगता है कि कोई डराने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको कुछ बेचना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 100% ईमानदारी से बोलना चाहूँगा कि ऐसा है नहीं। ये जो बात है वो द हिंदू से ही वो उठाते हैं, मतलब आप सोर्स मैपिंग करके खुद से देख लो, यू विल रियलाइज़ कि वो प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं।
अब वो 3 साल 5 साल पुरानी भी चीज़ें उठा उठा के पूछते हैं। तो तैयारी का एक तो बात ये है कि 11-12 की एनसीईआरटी देखी जाए और उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है खास तो द हिंदू पे नज़र हो। आपको साहब पूरा साल सर जी सर इसमें मैं एक सर बात जोड़ूंगा। इसमें जैसे लर्नर्स को वो रहता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, पर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अनअकैडमी के इन्हीं चैनल्स पे एक एक एजुकेटर असाइंड है जो करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। वो हर दिन आपको साइंस टेक वाला पोर्शन भी कवर करा देंगे, द हिंदू, और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। जी सर। तो अपने आप को ऐसा कम नहीं आंकना है किसी भी से, बिल्कुल एकदम तैयार है भैया हम भी तुम्हारे साथ। बस सर के साथ जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं उनको बस सुन लो, तो हर दिन का आपका जो भी डेटा है वो कम से कम अपडेट हो जाएगा। सिंपल। तो मतलब आप समझिए द हिंदू का ऐसा नहीं कि उसको मैं दरकिनार कर सकता हूँ, लेकिन आप कहें मुझे नहीं मिलता है, मैं खरीद नहीं सकता, समझ नहीं आता, तो चिंता मत करिए। जैसा कि सुदर्शन सर ने बताया, एक तो वीडियो सीरीज चलती है, किसी कारण से आप कहें नहीं पुराना 2-3 साल का तो हमारा छूट गया, नीड नॉट वरी। पिछले 1-2 साल के भी कंपाइलेशन PDF स्वरूप में अनअकैडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिंपली आप सर्च करो गूगल पे अनअकैडमी UPSC डाउनलोड, अनअकैडमी UPSC डाउनलोड, तो आपको जो पहली लिंक मिले उधर जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो उससे भी अध्ययन तो करना है। समझो आप इससे डरते फिरोगे और अगर ये सोचोगे मैं कहीं और ये कवर अप कर लूँगा, दैट इज़ डिफिकल्ट। सो वी आर डन विद साइंस टेक्नोलॉजी। नाउ IR करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों में हम देखें। देखिए सर सिंपल सा एक प्रश्न पूछा ब्रिक्स समिट के बारे में, लेकिन आप तीसरा वाक्य देखिए कि इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टी कल्चरलिज्म फॉर जस्ट वगैरह वगैरह। अब इन्होंने ट्विस्ट क्या किया है कि मल्टी कल्चरलिज्म शब्द नहीं था, मल्टीलेटरलिज्म शब्द था। तो ये तो मतलब एकदम रटने वाला टाइप का चीज़ हो गया, और यहाँ पर भी ध्यान ना रहा हो तो कुछ लोग यहाँ सब कुछ करेंगे। बड़ा शब्द है, काम का होगा, महत्वपूर्ण होगा। जी। तो मतलब IR एफर्ट मांगता है, IR का मेहनत आपको वो मांगता है। तो कुल मिलाकर जो प्रश्न है कि नेटो के कितने सदस्य हैं, 4-5 सदस्य दिए थे। फिर ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भारत से कहाँ तक जोड़ता है ऐसा पूछा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन, और ऐसे 3-4 पेयर्स पूछे थे आपको। फिर IR के आगे आप जाते हैं तो डिफेंस में पिछले साल कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में पूछा था, इस बार एयरक्राफ्ट के टाइप्स, एक्सप्लोजिव के टाइप्स, ये सब सवाल आए थे। इसका भी अगर हम सोर्स मैपिंग करें तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आदि से वो आता है। आइडियली यू शुड रीड दैट। नहीं कर पा रहे तो करंट अफेयर्स PDF फाइल वगैरह के अंदर से भी ये आता है, लेकिन आप समझो अपडेटेड रहना पड़ेगा। हाँ, आप हल्के में ना लें, आपको स्पेसिफिक याद करके जाना IR के लिए अच्छा सोर्स है, करंट अफेयर्स में आप अपडेटेड रहो, यस ये समझ जाएगी। हाँ सर, इसमें एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप तुम ढूंढो वहाँ न्यूज़पेपर में कि नाटो के मेंबर ये हैं। ये टॉपिक मिल जाए तो थोड़ी रिसर्च अपने को करनी पड़ी। अब बाकी आप अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह से पढ़ ही रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो तो फिर एजुकेटर सब करा देंगे आप। जी। इसके बियॉन्ड करंट अफेयर्स के नाम पे खो खो के कौन कितने पॉइंट से जीता, चेस के बारे में, लेकिन आपके अच्छा गुकेश चर्चा में थे उनके बारे में, पर वो किसने किसको हराया, इस प्रकार के बहुत मतलब चीज़ें पूछी थी। पिन पॉइंट पता हो तो ही टिक कर सकते हो, वरना अपना मार्क्स नेगेटिव में चला जाए। तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एक हद से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता नहीं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ करंट अफेयर्स। आप समझो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि वो अलग तरीके से ट्रीट करना है। मान लो आपने GST पहले बुनियाद समझ ली, अब उसके बाद तो हर साल कुछ ना कुछ आते रहता है ना। तो आइडियली जो अच्छे टीचर्स हैं अपने कोर्सेज के अंदर, मान लो GST, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, करेंसी एक्सचेंज मैंने करवाए, पॉल्यूशन, डिजास्टर, ये UNFCCC के समिट्स, स्पीसीज इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, सब कुछ सुदर्शन सर की सीरीज चलती है। सब स्पेशल क्लासेस भी है, यूट्यूब पर भी चलता है। हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स आता है, यूनेस्को के साइट्स वगैरह। हालांकि ऐसा सब पूरे साल बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, तो साल के अंदर अंत में करीब 2-3 वीडियो की समरी प्रतीक सर बना देते हैं। पॉलिटी के अंदर भी ये जितने नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, उसकी वीडियो सीरीज़ भी चलती है सिद्धार्थ सर की, इसके अलावा क्लासेस भी हैं, नोट्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरी आपको सलाह है कि ये सब्जी रोटी दाल चावल, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इसको कंप्लीट करो। डे 1 से मतलब करंट अफेयर्स के अंदर आप उतना आप ना जाएं। अब यहाँ पर भी कितना करंट अफेयर्स पूछा, ये वो एक्सेल जगलिंग की बात है कि जिसको ये स्थापित करना कि करंट अफेयर्स ज़्यादा था, पर फिर आपको ROI भी देखना पड़ेगा, क्या वो टिक करने लायक भी था। जैसे ब्रिक्स समिट वाला था, वो गलत होने के चांस ज़्यादा थे। तो आप ज़्यादातर थियरी और 2 साल और उससे पुराने वाले जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उस पर ग्रिप हो तो बेहतर है। सोर्स मैपिंग के हिसाब से न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हैं। उसके विकल्प में अनअकैडमी का आर्टिकुलर मैगजीन भी है। बट एट सम पॉइंट, खासकर मेंस एग्जाम में आप जाएंगे तो फिर अखबारों के प्रति आपको अरुचि होगी तो जमेगा नहीं। नोट्स मेकिंग के भी सवाल आते हैं। अब हमारी सलाह तो ये रहेगी कि सबसे पहले एथिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब के नोट्स बनाए जाएँ। करंट अफेयर्स और उसका मंथली PDF वो तो खुद से ही नोट है, उसका क्या नोट बना, या टीचर्स ने आपको जो नोट्स, या सर की ये जो ज्योग्राफी की बुक या मेरी इकोनॉमी की बुक, तो अब उसके नोट आप और बनाएंगे तो वो तो नहीं अब लंबे हो जाएंगे। बेटर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या बनाओ तो दैट इज़ बेटर। CSET के बारे में अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मधुकर सर को, वो हमें बताएंगे क्या रुख होना चाहिए।
तो मित्रों जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हमने जान लिया। नाउ वी मूव टू सीसेट। तो सर ये सीसेट जो कि लगभग हर एक की दुखती नस है, कब से पढ़ना शुरू करें और क्या बुक लिस्ट मटेरियल क्या हो सकता है एक शुरुआती बच्चे के लिए? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पिछले 4 साल का जो ट्रेंड है, जो बच्चे बार बार हर साल ये माइंडसेट बनाते थे कि इस बार सिंपल आ जाएगा, पिछली बार टिपिकल आ गया था। पिछले 4 साल से 5 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है। तो एक बिगिनर बच्चे के लिए सबसे पहली बात कि सर शुरू कब से करें, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो अब साल भर पढ़े, एक एक ही घंटा पढ़े। सप्ताह में अगर पूरे दिन नहीं पढ़ सकता है तो 4 दिन पढ़े। लेकिन अब अगर उसने सीसेट को प्रॉपर सीरियस रूप में नहीं लिया, कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं पढ़ा सर, तो निश्चित ही उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करने वाला है। कब पढ़ना शुरू करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से मैं पुनः यहां कैटेगराइज कर दूंगा। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको 26 का एग्जाम देना है, जिसका मैथ रीजनिंग वीक है, एवरेज है, वो इस समय जो अगस्त में हम या जुलाई में हम जो बिल्कुल पहला फ्रेश बैच लाते हैं उसने शुरू कर देना चाहिए। और जब हम नवंबर दिसंबर में सर सेकंड बैच लाएं, उसमें वो मेरे साथ पुनः खड़ा होकर प्रैक्टिस करे। उसका बेनिफिट ये होगा कि 2 बार अगर वो मेरे साथ कर चुका है तो वो पेपर के बाद दावा करेगा कि मास्टर ने जो पढ़ाया था उसमें से आया है। बिल्कुल सर। और दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आईआईटी है, या फिर उसका साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मैथमेटिक्स अच्छा है, मैं उसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कितना भी अच्छा हो, वो कैट भी देकर आया हो सर, तब भी सीसेट को नवंबर दिसंबर के बैच में क्लोज जरूर करें। यस। तो कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए सर, ये दोनों स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। अगर 27-28 वाले विद्यार्थी हैं तो वह थोड़ा जीएस पढ़े, उसके बाद वो चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं। बुक और मटेरियल में मेरा पुनः आज भी विश्वास सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पर है सर। अब तो 15 साल हो गए, 15 साल में 80-80 सवाल का मतलब 1200 सवाल हैं। 100 सवाल इंग्लिश के हटा देते जो पहले आते थे, अब आते नहीं है। 1100 सवाल सर बहुत पर्याप्त है उसके लेवल को समझने के लिए। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक नई चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अब जो अप टू डेट शीट आएगी मेरी, क्योंकि अब मैं इस साल सर शीट पूरी तरह से रिवाइज कर रहा हूं और पहली बार सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विस के साथ कैट के सवालों को लास्ट में 5 सवाल कैट के जरूर डाल रहा हूं, जिसका नाम ही रखूंगा मैं लेवल 2। तो उसको अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा मैं। टेलीग्राम सब जगह पर जितनी ताकत है क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि अब हमें एक कदम आगे ही नहीं रहना होगा, बल्कि ये जवाब भी देना होगा कि किसमें कितना है दम। डेफिनेटली सर। तो मित्रों यहाँ तक हमने देखा कि सीसेट की क्या रणनीति होनी चाहिए। आखिर में हम कुछ बात कर लेंगे यूपीएससी मेंस और आंसर राइटिंग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अब तक हमने जीएस और सीसेट फॉर प्रीलिम्स समझा। मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं जीएस के। पहले पेपर में हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी आता है। पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर आता है। मेंस पेपर 3 जीएस में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी आती है। चौथा पेपर है एथिक्स का। इसके अलावा निबंध का 1 पेपर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। भाषा के 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश और दूसरी कंपलसरी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि जो भी है। देखिए सबसे पहले तो आजकल की मुझे आंसर राइटिंग करनी है। जो लोग ये सब जिद करके बैठे थे, पहले आप जरा 2025 का प्रीलिम का पेपर देखो, उसके उपयुक्त आपकी तैयारी कितनी थी वो आप अध्ययन करें। तो मेरी सलाह ये है प्रीलिम्स का पहले सिलेबस कंप्लीट करें, मेंस का भी ढंग से सिलेबस कंप्लीट करें। आपके प्रीलिम्स के जो प्रश्न है उसके सेक्शनल एमसीक्यू में ठीक मार्क आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो सब ज्ञान ही नहीं होगा और कुछ पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको योजना ही नहीं याद है तो क्या अच्छा जवाब लिखते हैं आप। न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ने की आदत रखिए, 6 से 8 महीने तक पढ़े तो भाषा शुद्धि होती है कि जवाब वो आपको मार्क्स खींच सके। एनसीईआरटी 11-12 की पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, क्लास 10 की वर्ल्ड हिस्ट्री आदि किताबें फ्री टाइम में थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, वो भी आपकी आर्टिकुलेशन स्किल को इंप्रूव करता है। अब समझिए अगर आंसर राइटिंग के नाम पे मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी के 10 उपयोग बताऊँ और कहूँ कि करो आंसर राइटिंग, तो ये आपको रियल मेंस आंसर राइटिंग का अनुभव नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ पर अलग स्तर के जटिल प्रश्न आते हैं। तो मतलब ये करना है, पर उसको अभी से डे 1 से ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डे 1 पे तो हमने जो बताया ये ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये थोड़ा कंप्लीट करें। उसके बाद हमारे बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस और सीरीज़ हैं, उसको आप देखें, आपको और पता चलेगा इसमें क्या करना है। बाकी जो लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर बना चुके हैं और इस बार की मेंस टारगेट कर रहे हैं, तो जीएस 1, 2, 3, 4 या सिर्फ निबंध इंडिविजुअली आपको लेना है तो मॉड्यूलर कोर्सेज 1999 पे अवेलेबल है। सारी थाली आपको चाहिए तो डिस्काउंटेड प्राइस पे 5999 पे है। हालांकि अनअकैडमी के जो प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स हैं इनको इसकी कोई एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं, वो उनकी उसी में है। इट इज़ जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14
और ये हमारा मेंस प्रोग्राम है, उसकी विशेषता है कि टीचर्स की तरफ से रैपिड रिवीजन वाले लेक्चर, क्वालिटी एनरिचमेंट नोट्स दिए जाएंगे, आपके आंसर चेक किए जाएंगे। टॉपर्स भी कुछ सेशन लेने वाले जहाँ पर आपको लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फीडबैक देंगे। एंड लास्टली हमारे जो मेंटर्स हैं जो इसके सेक्शनल फुल एंड मॉक टेस्ट करेंगे और उसका आंसर इवेल्यूएशन फीडबैक के साथ आपको देते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी ऑफरिंग है। और अगर आप 2026 की तैयारी करें तो केवल 19,999 और उसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, थियरी, करंट, मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ आपको मिल जाता है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये हमने आपको स्ट्रेटेजी इसलिए लाए क्योंकि सर यूट्यूब पे गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे। अगर कोई शांति से इस वीडियो को देखेगा तो उसे पता है कि हमने पहले पैटर्न समझाया, एक एक एक्सपर्ट को लाए हर सब्जेक्ट के लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस करा। ऐसा रैंडम स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि 2 घंटे ये पढ़ लेना, 5 घंटे ये पढ़ लेना, एक टाइम टेबल दिखा दिया। आपको पूरा पैटर्न समझाया, एग्जाम मांग क्या रहा है, आपको पूरे सोर्सेज बता दिए। अगर आपको लगता है चीज़ें कठिन हो रही हैं तो बस आपको ये अमाउंट के साथ इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर से जुड़ना और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने का काम बचेगा, अननेसरी यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। समय नहीं है इतना कि तुम खूब 10 जगह एक्सपेरिमेंट करो, एक जगह आओ, भरोसे से पढ़ो, मेहनत करो। और हम तो चाहते हैं कि अगली बार आप जल्दी सिलेक्ट हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम लोग। लेट्स क्रैक इट।